हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 16 से लेकर के 28 फरवरी 2022 के आप लोगों के सामने बजट जो रिलीज़ हुआ उसके सारे प्रोविजंस इस मैगजीन के अंदर कवर किए गए हैं। तो बजट से रिलेटेड जो मेजर पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए निकलेंगे, देखिए मेंस के लिए यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स भी यहाँ पर थोड़े थोड़े हम देखेंगे, जो भी चीज़ दी हुई हैं फिलहाल उनको देखेंगे, बाकी की चीज़ें आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर से कवर कर ली जाएंगी। चलिए फिर चलते हैं और ये सब आप यहाँ पर कीजिएगा। पहले दो तीन छोटी छोटी न्यूज़ यहाँ पर दी गई थी, लाइक केवादिया स्टेशन है आपका गुजरात के अंदर, उसका नाम बदल करके यहाँ पर आपका रख दिया गया है एकता नागर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये जस्ट एक पॉइंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरी या फिलोसफी की ज़रूरत नहीं है कि इसका और कोड क्या है या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें। बट ये सब चीज़ें कि केवादिया जो स्टेशन है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो बर्थ है, जिसे हम मनाते हैं बेसिकली यूनिटी डे के रूप में, एकता दिवस के रूप में, और वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपको मिल जाएगा गुजरात के अंदर। तो वो सब रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन यहाँ पर किया गया है, ओके। तो जस्ट एक पॉइंट का क्वेश्चन है कि इसका नाम बदल के क्या किया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो मिलता है आपको, एक है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आज से 3 साल पहले लगभग सितंबर 2018 के करीब इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। और 3 साल के अंदर ही 5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर इससे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो ये एक तरीके से आपका जन धन मोबाइल जो आपकी बेसिकली स्कीम है, जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की भी बात करते हो, और उन सबके साथ मिलकर के आपका ये डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 50 मिलियन कस्टमर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ओके। तो सितंबर 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया था और पीपल्स के डोर स्टेप पर सुविधाएं पहुँचें उन सब के लिए ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ओके। अब कितने बैंक होल्डर्स हैं, कितने करोड़ रुपए यहाँ पर हो गए, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी नहीं है कि कितना सब कितने लाख पोस्ट ऑफिस खोल दिए, ये सब चीज़ें, ओके। बट ये समझो डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम जो किए गए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी उनमें से एक है। उसके बाद इंडिया ने अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर हासिल किया और ब्रह्मोस मिसाइल को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। ब्रह्मोस जो है वो रशिया ने और इंडिया ने साथ मिलकर के यहाँ पर बनाई हैं, ओके। तो उनको हम यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी तक इंडिया सिर्फ इंपोर्टर ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में उभर करके आएगा पूरी दुनिया के अंदर। और ये सब जो होगा वो मेक इन इंडिया के अंदर में होगा, यानी कि जो मिसाइल्स हैं वो मेक इन इंडिया के अंदर बनेंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएंगी। एक्सपोर्ट किस कंट्री ने यहाँ पर किया है, तो आपको मिलेगा कि फिलीपींस की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है 374 मिलियन का। और ये जो एमओयू है वो इंडिया के अंदर ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया गया, ओके। तो ये ब्रह्मोस जो है उसको एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद बिग सेफ्टी मूव, और यहाँ पर अब कार्स के अंदर 6 एयरबैग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 6 एयरबैग्स क्यों मिल जाएंगे यहाँ पर आप देखिए। और सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं उनको यहाँ पर अमेंड किया गया 1989 वाले, उनके अंदर कहा गया कि अब जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी की सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल्स के अंदर संशोधन किए जाएंगे। और अब साइड में भी यहाँ पर आप देखें तो कह सकते हैं कि 4 नए एयरबैग्स देखने के लिए मिलेंगे, तो टोटल 6 एयरबैग्स हो जाएंगे हर कार्स के अंदर। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर द कार मेकर्स कि वो आप मिनिमम 6 एयरबैग्स मोटर व्हीकल के अंदर में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो जो सेफ्टी है पैसेंजर की वो यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। और स्पेशली M1 व्हीकल्स पर यहाँ पर फोकस है। M1 व्हीकल्स जो हैं वो ऐसे मोटर व्हीकल्स हैं जो कि पैसेंजर्स को ले जाने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और 8 सीट से ज़्यादा के नहीं होते, उन सभी गाड़ियों में ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 9 सेलेक्टेड सेक्टर जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, इन 9 सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये सब डेली बाई डेली का डाटा हमारे किसी काम का नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं अपने बजट की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो बजट यहाँ पर आपका पारित किया गया और सिंपल सी बात है कि ये एक डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर आया था, इससे पिछला भी डिजिटल पेपरलेस बजट था। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन ही आपकी रहेंगी। कुछ प्रोविज़न्स यहाँ पर जो पहले आपके मोटे मोटे दिए गए थे वो हैं आपका कि जो जनरल बजट 2022-23 का है वो लगभग 39 लाख करोड़ रुपीस का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। एक पॉइंट, सिंपल पॉइंट है, किसी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटे क्या आप सभी, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उसके बाद जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है 9.2%, और पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई भी दूसरी इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो नहीं करने वाली है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बजट के जो लक्ष्य हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं 2047 को, यानी जब कंट्री के 100 साल हो जाएंगे स्वतंत्रता के, तब के लिए ये बजट यहाँ पर जो है वो पेश किया गया है। इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो अगले 25 सालों के लिए हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता का 100 साल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब के लिए ये सब जो है वो लक्ष्य दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम है बजट के अंदर, क्योंकि वर्तमान समय में भी काफ़ी ज़्यादा नीड यहाँ पर थी बजट से, तो उनको फुलफिल ना करते हुए फोकस 2047 की तरफ रहा है। टैक्स स्ट्रक्चर को अनचेंज रखा गया। जो इनकम टैक्स वगैरह के रेट्स थे 5%, 10%, वो सब यहाँ पर अनचेंज रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। उसके अलावा पीएम हाउसिंग यूनिट्स के अंदर 80 लाख जो नए हाउसेज हैं वो यहाँ पर और तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा एक नई स्कीम है जिसका नाम है पीएम डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए स्कीम है PMDEVINE। ओके, अभी डिटेल में देख लेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसको भी डिटेल में देख लेंगे। ओके, इसके बाद आपको मिलेगा जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी डिजिटल सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी, यानी जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो सब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, और ये अंदर कवर नहीं किया गया है, तो इसको यहीं पर ही देख लेते हैं जो कुछ भी इसके अंदर में आपको मिलेगा। ओके, तो जैसे आपके बैंक वगैरह होते हैं उनके सबके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, ये सब यहाँ पर होते हैं। पोस्ट ऑफिस के ऐसे सिस्टम नहीं होते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से भी यहाँ पर जुड़े हुए नहीं है, तो वो सब सुविधाएं अब यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। बजट के अंदर ये बात कही गई। उसके अलावा 400 वंदे भारत नई ट्रेन भी यहाँ पर चलाई जाएंगी। कब तक? 2047 तक। ओके, उसके अलावा जिससे ट्रेवल को भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपकी बनाई जाएंगी। उसके अलावा कॉरिडोर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर यहाँ पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये सब अंदर डिटेल में है, तो थोड़ा सा वहीं पर ही चलते हैं। ये बजट आपको दिखाया गया है कि बजट के अंदर कहाँ से रुपया आया और कहाँ से गया। तो सबसे ज़्यादा बस ये याद रखो कि जो पैसा है यहाँ पर बजट के अंदर आप देखें तो रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा आया है बोरोइंग्स के जरिए या फिर अदर लायबिलिटीज़ के जरिए। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से सेम जो अमाउंट है वो यहाँ पर आया है। अब ये 1 रुपये को डिवाइड किया है, आप इसको 100% मान करके इन सब के आगे परसेंटेज लगा सकते हो। ओके, 35% जो पैसा है वो यहाँ पर बोरोइंग से आया है। सबसे ज़्यादा पैसा गया कहाँ को है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने में गया। हमने कहीं से लोन ले रखा हो और उसका इंटरेस्ट यहाँ पर हमें जो है वो देना हो, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से मिलेगा। उसके अलावा हमने शेयर दिया है स्टेट्स को भी, जैसे जीएसटी है तो उसमें सब शेयर जाता है स्टेट्स को, तो वो सब भी यहाँ पर हमने शेयर किया। 17% पैसा उसमें गया। ओके, बाकी कुछ सेंटर जो फाइनेंस कमीशन है उसकी ग्रांट के जरिए पैसा गया, सब्सिडीज़ में, डिफेंस में, ये सब चीज़ों में पैसा गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिवेन्यू पार्ट, रिवेन्यू पार्ट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल पार्ट जिसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये सब क्या क्या होते हैं तो अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, ये सब चीज़ें कॉमन है और इकोनॉमी के सेक्शन में कवर हो जाएंगी आराम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि वो पार्ट होता है जो कि हम खर्च करते हैं किसी बिल्डिंग, इमारत, इन सब चीज़ों को बनाने में, ऐसा फिजिकल आर्किटेक्चर को क्रिएट करने में जो भी पैसा यहाँ पर खर्च होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 35% यहाँ पर बढ़ा, यानी कि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। ओके, उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर और इनकम का जो डिफरेंस यहाँ पर है बेसिकली वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे हाईएस्ट था, क्यों था? क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए थे और इनकम के सोर्सेज कम थे। ठीक है, लाइक हमने बहुत सारे जो MSMEs वगैरह हैं या फिर बिजनेसमैन हैं उनको सबको एग्जेम्पशन भी यहाँ पर दिए, लोन मॉरेटोरियम्स भी यहाँ पर दिए, जिसकी वजह से इनकम यहाँ पर कम हुई और एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पर बढ़े, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर वाइडन हो गया। लेकिन अभी फिर से काबू में यहाँ पर आ रहा है, तो ये सब ट्रेंड यहाँ पर आपको देखते चलना है। उसके अलावा बजट के अंदर बात की गई कि हम डिजिटल रुपी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिजिटल रुपी को हम दूसरी भाषा में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, और किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ही, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इसको यहाँ पर लागू कर सकता है। तो इससे डिजिटल इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अभी लागू नहीं की गई है लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ओके, 2022-23 तक इशू करने की बात यहाँ पर की गई है, और ये बात साफ साफ कही गई कि डिजिटल करेंसी विल अनेबल ए मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम पर बेस ये आपकी डिजिटल करेंसी होगी। देखिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो एक करेंसी है, डिजिटल एक करेंसी है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा हम यहाँ पर उठाने वाले हैं जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाएगा।
उसके बाद स्पोर्ट्स का कुछ बजट यहाँ पर हाइक किया गया, कितना हाइक किया गया नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन खेलो इंडिया का जो बजट है वो यहाँ पर आपका बढ़ा है। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यानी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात चल रही है। केन बेतवा जो लिंकेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दो नदियाँ, एक है केन एक है बेतवा, एक उत्तर प्रदेश में है एक मध्य प्रदेश में, दोनों को लिंक करने का काम यहाँ पर चल रहा था। इसके लिए एडिशनल 44,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, और इससे बुंदेलखंड के जितने भी फार्मर्स हैं जिनको पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती सिंचाई वगैरह के लिए, उन सबको सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बाकी सब डाटा के चक्कर में मत रहो कि कहाँ से कितना आएगा। ओके, इसके अलावा 5 नए जो आप देखोगे कि कनेक्शन और हम यहाँ पर करेंगे, मतलब 5 मोर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जिनके नाम आपको मिल जाएंगे दमन गंगा पिंजल, और आपको मिल जाएगा प्रतापी नर्मदा, और उसके अंदर आपको तीसरा मिल जाएगा गोदावरी कृष्णा, फिर आपको मिल जाएगा कृष्णा पेन्नार, और फिर मिल जाएगा आपको पेन्नार कावेरी। तो ये 5 नए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। उसके अलावा 80 लाख न्यू हाउसिंग जो है वो क्रिएट किए गए हैं। ओके, तो ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रूरल अर्बन एरिया में जो भी लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे उनको ये हाउस यहाँ पर दिए जाएंगे। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य था, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बजट के अंदर इसके बारे में कोई बात भी नहीं की गई, सिर्फ ये प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया। ई पासपोर्ट हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जिससे कि ट्रैवल सेफ हो सके। ओके, लाइक कोविड-19 है तो टचिंग वगैरह बंद है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, फिजिकल जो चीज़ें हैं वो सब कम करने की बात है, तो इसलिए ई पासपोर्ट यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस यहाँ पर चलेगा। ग्रीन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की है। लाइक आप लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर बैटरी आपकी ख़त्म हो सकती है, तो उसको तुरंत स्वाइप कर सको आप, उसको आप चेंज कर सको, उसके लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करने की बात है। तो इससे लॉन्ग डिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ रहेंगे, लोग परचेज करना शुरू करेंगे। उसके अलावा नई स्कीम PMDEVINE और प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ पर ये लॉन्च की गई है, और सोशल डेवलपमेंट की बात इसके अंदर यहाँ पर की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके अंदर कुछ पैसे दिए गए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, और वुमेंस का, यूथ का पार्टिसिपेशन, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, यानी कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इन सब के साथ, उन पर जितने भी विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा, और ये जो डेवलपमेंट है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। मतलब वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन रहती है, ओके, ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, और लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है कि सिक्योरिटीज़ के लिए ये सब करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में भी थोड़े सुधार यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो चेंज नहीं किए गए, और लेकिन जो डिफरेंशियली एबल्ड जो हैं आपके, उनको यहाँ पर टैक्स रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। मतलब जब मान लो कोई बच्चा है, वो 60 साल का, व्हेन द पेरेंट्स और गार्डियन रीचेज द एज ऑफ 60, जब उसके पेरेंट्स हैं या फिर कोई गार्डियंस है वो 60 साल की एज यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगे, तो हैंडीकैप्ड विल बी एबल टू रिसीव अ लमसम पेमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। उसकी जो बाकी की ज़िंदगी मिलेगी, ओके, उस पर उसको यहाँ पर कुछ पैसा अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो ऐसे सब प्रोविज़न्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। इसके बाद टैक्स एग्जम्पशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन द नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। लाइक जितने भी आपके सेंट्रल पेंशन सिस्टम के अंदर में लोग आते थे, उन सभी को अपनी सैलरी का 14% डिडक्ट यहाँ पर करना था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी यहाँ पर अब 14% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, टू देयर NPS। तो NPS कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया, तो इक्वलिटी की बात यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिजिटल एसेट्स हैं, लाइक क्रिप्टो करेंसी हैं, NFTs वगैरह हैं, वर्चुअल एसेट्स हो सकती हैं कुछ भी, वो सारी की सारी जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर 30% जो है वो टैक्स यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा 1% TDS भी उसके ऊपर यहाँ पर कटेगा। ओके, TDS का प्रोविज़न इसीलिए है ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी निगरानी में रहे कि हाँ भाई क्या चीज़ ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर हैं जो कि बेसिकली 80G के अंदर में कह सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पर लेते हैं, वो अभी क्या है कि पहले सिर्फ अगर कोई नई कह सकते हैं रिलीजियस बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है तो उसमें अगर आपने डोनेट किया है तो आपको टैक्स नहीं देना था।
लेकिन यहाँ पर अब रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर का और आप उसमें डोनेशन देते हो तो आप 80G के अंदर क्लेम कर सकते हो और आपका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर ऐड की गई, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उसके अलावा जो आरबीआई के अंदर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली हमने प्राइवेट सेक्टर या फिर अलग अलग जो कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, उन सब के लिए भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। मतलब ये बॉन्ड मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, यहाँ से पैसा उठाया जाएगा और वो पैसा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज में खर्च किया जाएगा। ओके, तो इन सब के डेवलपमेंट में वो पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर वो पैसा लौटा दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। ओके, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर काफ़ी बात हुई। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये कि कितना परसेंट हाइक किया है किस बजट में, और ना ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं था। 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में यहाँ पर चलाने की बात की गई है इन 3 ईयर्स। ओके, तो 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी चलाई जाएंगी और पैसेंजर को एकदम एक्सपीरियंस यहाँ पर कराने के लिए अगले 3 साल में हम ये सब काम करेंगे। ओके, और इसके अलावा जो 2000 किलोमीटर का नेटवर्क है वो भी यहाँ पर रेल का जो है उसको भी बनाएंगे और इंडिजीनियसली बनेगा सब कुछ, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनेगा, सेफ्टी, कैपेसिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सब काम यहाँ पर होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए। तो जितना भी आपका लॉजिस्टिक्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उस सबके लिए टर्मिनल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। जितने भी स्टेशन होंगे उन सब पर एक ऐसा खास प्रोडक्ट होगा जो कि वहाँ का फेमस हो, जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेस हैं, सप्लाई चेन, ये सबको बढ़ावा मिले। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं कैन बी सीन एज अ पब्लिसिटी सेंटर फॉर अ लोकल प्रोडक्ट। तो लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात, सेम बात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क विल बी इंटरकनेक्टेड। तो इन दोनों को इंटरकनेक्टेड किया जाएगा ताकि रेलवे के द्वारा जो पार्सल फैसिलिटी यहाँ पर प्रदान की जाती है या फिर दी जाती है उसमें सुविधा मिल सके। ओके, उसके अलावा पर्वतमाला स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। माउंटेन सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए रोपवे वगैरह का यूज़ करते हुए ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन प्रोवाइड कराने के लिए और जितने भी हिली स्टेट्स हैं उन सभी में पर्वतमाला स्कीम यहाँ पर सेफ ट्रैवल के लिए और इजी ट्रैवल के लिए लॉन्च की गई। इसके अलावा नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और पर्वतमाला स्कीम, ये दोनों की दोनों, रोपवे डेवलपमेंट मतलब एक रस्सी के ज़रिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, क्योंकि आप इतने डेंस फॉरेस्ट से यहाँ पर नहीं गुजर पाएंगे। ये सब पीपीपी मॉडल के बेस पर यहाँ पर होगा और दीज प्रोजेक्ट्स विल कवर कंजेस्टेड हिली अर्बन एरियाज़ के अंदर भी ये सब काम यहाँ आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। दो दिस देयर इज़ अ प्लान टू प्रमोट टूरिज्म बाय इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ेगा जब इतना सब डेवलपमेंट होगा और ये चीज़ें मिल जाएंगी कि जो रोड्स हैं वो नहीं बनानी पड़ेंगी, आपका रोप वे के ज़रिए ही यहाँ पर काम हो जाएगा। डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा देंगे और डिजिटल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ आपकी सेटअप की जाएंगी। अभी अंदर देखते हैं, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 75 ई लैब्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी जो कि आपकी एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगी और इसके अलावा 750 जो हैं वो आपकी वर्चुअल लेबोरेटरीज़ भी आपकी चलेंगी। तो ये सब काम जो है मतलब ऑनलाइन लैब की सुविधा ये प्रोवाइड कराने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो पीएम ई विद्या आपका स्कीम यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है, ओके, आपका यहाँ पर टीवी चैनल्स के थ्रू मटेरियल प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। ओके, टीवी चैनल्स नहीं, और भी सोर्सेज हो सकते हैं, मान लो रेडियो है या फिर आपके डिजिटल मीडियम्स हैं, ऐप, सॉफ्टवेयर वगैरह, उन सब के ज़रिए हम यहाँ पर मटेरियल जो है वो सब प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर 1 क्लास 1 टीवी चैनल भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और अभी 12 टीवी चैनल इस तरीके के चलते हैं। अभी इनको 200 टीवी चैनल्स के रूप में यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। 200 टीवी चैनल्स होंगे और 200 पर अलग अलग क्लासें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इन द रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो वही चीज़ें हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप करेंगे ताकि जो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनको अलाउ कर सकें और जो कोर्सेज़ हैं वो डिजिटल मीडियम यानी ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर चलाए जा सकें गिफ्ट सिटीज़ के अंदर, यानी कि ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो देश स्टेक ई पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिससे कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी वाला जो सिस्टम है इसको एक डायनामिक इंडस्ट्री के रूप में उभारा जा सके। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये किसी काम का नहीं।
और यहाँ पर आपकी किसी काम का नहीं, बट हायर एजुकेशन आपकी यहाँ पर इम्प्रूव की जा रही है। उसके अंदर भी कुछ प्रोविज़न्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिए गए थे, बजट में कोई खास बात नहीं हुई। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग बूस्टर डोज ऑफ होप, और कहने का मतलब ये है कि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम पहले से ही चल रही थी, उसमें आपके इम्प्रूवमेंट किए गए और अलग से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखने के लिए मिला। 14 सेक्टर में इस समय प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको भी मार्च 2023 तक एक्सपेंड कर दिया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। इस स्कीम का मकसद यहाँ पर आप समझ लो, कोई एमएसएमई है, उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसकी एमएसएमई काम नहीं करी, डिफ़ॉल्ट कर गई, लोन रीपेमेंट करने की ताकत नहीं बची, तो यहाँ से ये जो आपकी स्कीम है इसके ज़रिए जो एमएसएमई का कर्ज है वो यहाँ पर चुका दिया जाएगा। तो इससे क्या है, एमएसएमई रिस्क लेने से ज़्यादा घबराएंगे नहीं और अपना जो काम है वो यहाँ पर चालू रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका मकसद था। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी सेल्फ रिलायंट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। तो 14 सेक्टर में ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जा चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखो कि कंट्री के अंदर जो 4G 5G टेक्नोलॉजी है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम यहाँ पर बढ़ाना है। तो बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो, उसके लिए 5G को इंट्रोड्यूस करना है और 5G का जो पूरा स्पेक्ट्रम सरकार के कंट्रोल में रहता है उसकी भी ऑक्शनिंग यहाँ पर की जाएगी 2022 में। ओके, जब ये 5G स्पेक्ट्रम बिकेगा तभी लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी ऑक्शनिंग यहाँ पर की जाएगी। उसके अलावा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो आप जो है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात है जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा है और उसमें लगभग 50% की ग्रोथ एनुअली देखने के लिए मिल रही है। तो उसके लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जैसे मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये आपकी बैटरी एक्सचेंज का काम यहाँ पर करेगी। उसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन दिए गए हैं और 3 साल के लिए स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 1 साल और कर दिया गया है। तो टोटल 4 साल के लिए अब कोई भी स्टार्टअप है उसको टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो एक चीज़ आपकी ये हो गई। दूसरी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर दिए गए हैं क्रेडिट गारंटी के रूप में। तो 2014 में टूरिज़्म सेक्टर पर यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, लेकिन कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा, इसीलिए जो क्रेडिट गारंटी है वो 50,000 करोड़ की यहाँ पर दी गई, जिससे टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो आपके एमएसएमई हैं उन पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा और इनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। जितने भी एमएसएमई कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं उन सभी के अंदर ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। मैंने बताया कि ये वाली जो स्कीम है ये आपकी मार्च 2023 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पैसा भी इसके अंदर जो है वो बढ़ाया है। उसके अलावा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी होंगी जो कि डिजिटल पेमेंट को यहाँ पर प्रमोट करेंगी। बजट के अंदर बात कही गई कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाएंगे जो कि जो कंट्री के एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाते, मतलब रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ सभी पर ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। स्पेशली जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये सब काम जो है वो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए यहाँ पर होगा। ओके, उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट से भी यहाँ पर पैसा आएगा, लाइक LIC के IPO निकालेंगे उस सबसे पैसा यहाँ पर आएगा। लगभग 65,000 करोड़ रुपए निकालने का इनका टारगेट यहाँ पर बना हुआ है। MSME सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप देखोगे कि 6,000 करोड़ रुपए की और प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन इस सब काम का नहीं है। इसके अलावा उद्यम है, ई-श्री है, NCS है, असीम पोर्टल्स हैं, ये सब पहले से यहाँ पर चल रहे हैं, इनके स्कोप को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे। ओके, और ये सब कुछ पोर्टल मिलेंगे जो कि MSME का एक डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, क्रेडिट फैसिलिटेशन, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे और जब डेवलप होते रहेंगे तो ये सब कवर होते रहेंगे। ओके, उसके अलावा जो मेक इन इंडिया है उसको यहाँ पर बढ़ावा देंगे और इसके लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं किस पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी कट की गई है ताकि वो कंट्री के अंदर आएँ, उससे सामान मैन्युफैक्चरिंग हो और सामान एक्सपोर्ट हो। ओके, तो ये काम यहाँ पर किया गया है डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी रिफॉर्म होगा, जब होगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
उसके अलावा इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी डिफेंस प्रोडक्ट्स की, स्पेस इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब पर भी फोकस यहाँ पर होगा। स्पेशल फोकस होगा कि जो सोलार पावर है वो 280 गीगावाट तक हासिल कर सकें 2030 तक, और इसके लिए आप देखोगे कि 19,500 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हाई इफिशिएंसी सोलार मॉड्यूल्स की, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे 4 लोकेशंस पर पीपीपी मॉडल के थ्रू, जैसा कि गतिशक्ति प्लान के अंदर ऐसा ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। उसके अलावा जो एवीजीसी सेक्टर है, एवीजीसी सेक्टर का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, इसको भी यहाँ पर बूस्ट करेंगे और ये भी इकोनॉमी का एक पार्ट है, यहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, लोग सब गेम ही यहाँ पर खेल रहे हैं। ओके, उसके अलावा बजट में हेल्थ में कितना पैसा यहाँ पर दिया गया और कितने परसेंट इंक्रीज़ किया गया, नॉट इम्पोर्टेंट और ना ही ये इम्पोर्टेंट है। हेल्थ के अंदर अगर हम बात करें तो हेल्थ टॉप प्रायोरिटी रही है सरकार की, और इसीलिए जो हेल्थ बजट है वो लगभग 137% तक यहाँ पर बढ़ाया गया है, और ये पॉइंट थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है। कोई दूर है, कोई आप कह सकते हैं आइसोलेशन में है, कोविड आइसोलेशन में है, मेंटल हेल्थ से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो उनको टेली कास्ट के ज़रिए बेसिकली मोबाइल सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो कह सकते हैं मेडिकल कंसल्टेंट यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, तो लगभग ऐसे सेंटर भी यहाँ पर बनेंगे, 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स भी बनेंगे। ओके, और ये सब काम जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु को यहाँ पर सौंपा गया है कि इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट जो है वो अवेलेबल कराएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर सेल्फ सर्विस फैसिलिटीज़ हैं उन सभी की यूनिक सेल्फ आइडेंटिटी यहाँ पर डेवलप की जाएगी, उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा, उनको आयुष्मान भारत के अंदर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो एमएसपी है, एमएसपी के लिए एडिशनल जो पैसा है वो दिया गया है। आप देख सकते हो कि एमएसपी प्राइस ऑफ 2.37 लाख करोड़ ये डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। ओके, जब सरकार प्रोक्योर करेगी तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, और जब पैसा दिया जाएगा तो वो एमएसपी प्राइस के रूप में होगा। ये सब पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस सीज़न के लिए। ओके, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो इंक्लूडेड इन द बजट प्रपोजल फॉर द फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को भी बजट के अंदर पहली बार यहाँ पर फोकस दिया गया। उसके अलावा आप देख सकते हो कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती यहाँ पर की जा सकती है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा, इसके लिए भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम यहाँ पर असिस्ट की गई है। और तो और किसान ड्रोन्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे। क्रॉप असेसमेंट होगी, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, पेस्टिसाइड न्यूट्रिएंट स्प्रे के लिए ये सब यहाँ पर यूज़ होगा। इसके अलावा जितनी भी एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन सभी पर मिनिमम टैक्स जो पेमेंट है वो 18.5% था, उसको रिड्यूस करके 15% यहाँ पर किया है, ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ सके। ओके, फर्टिलाइज़र पर भी बहुत सारी सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। नॉट इम्पोर्टेंट कितनी, ऑयल सीड जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हम यहाँ पर करते हैं, उस पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो बजट के अंदर कहा गया है कि जो ऑयल सीड का डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको एनहेंस करेंगे। इसके अलावा ऑयल सीड और पाम ऑयल के लिए पहले से ही स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं। फूड प्रोसेसिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा देंगे, और उसके लिए कोई खास नई स्कीम लॉन्च नहीं की गई है, लेकिन जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब ऑर्गेनिक तरीके से हों, मॉडर्न एग्रीकल्चर, जीरो बजट और वैल्यू एडिशन के ज़रिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है। उसके अलावा सभी जो विलेजेस हैं 2025 तक सभी में कनेक्शन पहुंच जाएगा, और ये जो कनेक्शन पहुंचने वाली बात है ये भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर है, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहाँ पर बिछा रहे हैं 2025 तक कंप्लीट करने की बात यहाँ पर की है। टैप वाटर कनेक्शन नल से जल स्कीम के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके लिए एलोकेशन किया गया है हर घर जल, ये नल से जल और जल जीवन मिशन, इन सबको मिला करके एक स्कीम ही यहाँ पर लॉन्च कर देनी चाहिए। उसके अलावा 80 लाख हाउस बनेंगे, बता चुका हूँ। पीएम डिवाइन स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है, बता चुके हैं। वाइब्रेंट विलेज स्कीम भी यहाँ पर बता चुके हैं। रिवर लिंकिंग प्लान की बात भी यहाँ पर की जा चुकी है। 5 नए प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, वो आपको याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर थे। ठीक है, तो इससे आपका जो रीज़न है उस सभी को ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा मिलेगी, इरिगेशन की सुविधा मिलेगी, बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट भी यहाँ पर होगा। डिफेंस के लिए जो बजट है वो 10% से यहाँ पर बढ़ाया गया है। इस स्लाइड में कुछ और काम का बिल्कुल भी नहीं है।
उसके अलावा कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो आपकी IREDA है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो इसके अंदर पैसा जाएगा, यहाँ डेवलपमेंट हो सकेगा। और इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो IREDA जो है वो एक स्पेशलाइज्ड NBFC थी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी ये यहाँ पर है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसके अंदर आप इन्फ्यूज़न यहाँ पर करोगे और एडिशनल कैपेसिटी यहाँ पर जनरेट हो सकती है, जो भी आपकी सोलार है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, उसको यहाँ पर मदद देखने के लिए मिलेगी, जिससे हम विश्व पटल पर जो क्लीन एनर्जी का मकसद है उसको कायम कर सकते हैं। 500 गीगावाट एनर्जी चाहिए, COP26 के अंदर हमने कही थी 2030 तक, और पंचामृत सिद्धांत के अंदर इन सब बातों को कहा गया था। ये सब चीज़ें लिंक करनी आनी चाहिए आपसे, और इसी सेक्टर के अंदर इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा जो आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी था, वो आपका अप्रैल 2022 में यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। इसका टेन्योर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अभी 31 मार्च 2025 तक यहाँ पर चलेगा। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि अभी भी कंट्री के अंदर लगभग 58,000 के करीब मैनुअल स्कैवेंजर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको हमें पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, और इनकी जगह जो है वो आपका जो स्पेसिफिक तरीके से कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं, बेसिकली उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है, अपना एक कह सकते हैं कि एक सम्मान उनका भी यहाँ पर होता है, तो वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए ये कमीशन यहाँ पर बनाया गया था 1994 में, और जब से ये आपका टेन्योर बढ़ता चला आ रहा है, और इस तरीके से आपको मिलेगा कि फिर से 3 साल के लिए यहाँ पर बढ़ गया है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, और ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था। इनइक्वालिटीज़ एलिमिनेट होंगी, स्टेटस यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग स्टेटस इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो क्लेम्स यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन सभी को भी सॉर्ट करने के लिए एक्स ग्राशिया अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। ये और साथ में अगर हम बात करें तो लोन मोरेटोरियम 6 मंथ का यहाँ पर दिया गया था सभी लोगों को। ओके, तो उसमें एक चक्कर था कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। कोर्ट में इसके ऊपर काफ़ी देर तक बहस हुई। ओके, और उसके बाद निष्कर्ष निकला कि ये सब पेमेंट आपको यहाँ पर चुकाना है, तो उस सब के लिए भी अमाउंट दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज़्यादा पैसा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पर कम पैसा जाएगा, इसके बीच का जो गैप था वो सरकार को यहाँ पर फिल करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते वरना बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। ओके, इसके अलावा फंड ऑफ फंड स्कीम जो है उसके अंदर भी 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। फंड ऑफ फंड स्कीम ये सब जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स हैं, इन सब के अंदर यहाँ पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो स्टार्टअप फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेंस टैक्स, जो कि आपका किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने पर यहाँ पर लगता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, तो उस पर कह सकते हैं इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन उसको उसमें एग्जाम्पशन दिया जाएगा अगर स्टार्टअप फैसिलिटी है। 90 डेज़ का विड्रॉल है विंडो ऑफ द बैंकरप्सी कोड, अगर डिफ़ॉल्ट होता है, बैंकरप्सी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो 90 दिन के लिए आपका विंडो भी यहाँ पर ओपन है, मतलब आप वहाँ से निकल सकते हो चाहो तो 90 दिन की आपको छूट यहाँ पर दी जाएगी। ओके, IPR प्रोटेक्शन एंड पेटेंट एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हो कि सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, और वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाना है। ये इतने सारे स्टार्टअप्स खुले हैं, इतना एक्सटेंशन और ये सब चीज़ें काम की नहीं होती हैं। उसके अलावा ये बजट यहाँ पर ख़त्म हुआ, और बजट के जो मेजर प्रोविजंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं, और यहाँ पर कुछ पुरस्कार बांटे गए, जिसमें मिला कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हैं वो आपके 2022 में दिए गए। 22 में लगभग 29 बच्चों को ये पुरस्कार यहाँ पर जो है वो दिए गए, डिजिटल तरीके से दिए गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो जो सर्टिफिकेट हैं वो कोविड के दौरान सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो अवार्ड की कैटेगरी यहाँ पर है, इंडिविजुअल कैटेगरी में है तो वॉल्स बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, और अगर इंस्टीट्यूशनल है तो बाल कल्याण पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो अवार्ड यहाँ पर दिए गए आप देख सकते हैं 7 इनोवेशन से हैं, ये सब चीज़ें ये बहुत माइन्यूट सी हो जाती हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी यहाँ पर दिया जाता है अवार्डी को। ओके, उसके अलावा
जो पद्म अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए, और यहाँ पर दिया गया कि कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं कि हमें भी पद्म अवार्ड्स दिया जाए। लगभग 5 लाख एप्लीकेशंस यहाँ पर दी गई 2022 में, और उनमें से कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए तो आप देख सकते हैं 128 पीपल यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए 2022 के लिए। 2022 में 128 लोगों को पद्म अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को अनाउंस किया, और 73rd रिपब्लिक डे पर आपका यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस यहाँ पर किया गया। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री, 3 तरीके के अवार्ड यहाँ पर होते हैं। तीनों का अलग मीनिंग यहाँ पर होता है। एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्मश्री दिया जाता है। पद्म विभूषण 4 लोगों को यहाँ पर दिया गया, पद्म भूषण 17 को दिया गया, और पद्मश्री जो है वो 107 लोगों को यहाँ पर दिया गया। अब सब लोग तो याद नहीं रख सकते आपको, मतलब आप सब लोगों को याद नहीं रख सकते, लेकिन जो 4 जो पद्म विभूषण यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक है मिस प्रभा आत्रे, दूसरे हैं आपके राधा श्याम खेमकी, और जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, किस राज्य से एसोसिएटेड थे, कम से कम इतना आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा 17 पद्म भूषण भी यहाँ पर दिए गए, और 107 पद्मश्री भी यहाँ पर दिए गए। इन सभी में कुल मिला के 34 वुमेन्स थी। ओके, तो ये कुछ और अवार्ड हैं, आप इन सब को नहीं पढ़ सकते। ओके, और ना ही आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। बट यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर ट्री को सेव करने का काम किया। ओके, तो उत्तराखंड के अंदर जो कोसी रिवर है वहाँ पर आपका जो ट्री सेविंग के लिए कैंपेन यहाँ पर चलाया, जो कि एक तरीके से चिपको आंदोलन से संबंधित था। ओके, ये आपके एक आदमी हैं, और इन्होंने टनल बनाई, और क्योंकि जो बैरन लैंड थी वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, इन्होंने टोटल 7 टनल्स यहाँ पर खोदी, जिसके बाद इनको सफलता मिली और पानी यहाँ पर पहुँच पाया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा इंडो मॉरिशस फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पर बढ़ी। इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डीप रहे हैं। मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है, तो इंडियन ओशन में भी एक स्ट्रेटजिक पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। ओके, और तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो नाइबरहुड पॉलिसी 2014 में लॉन्च की थी, उसके बाद इंडिया के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव होना शुरू किए। मॉरिशस जो है वो हमारी पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर बन गया। इसके अलावा 20 जनवरी को आप देखो तो थोड़े से कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए मॉरिशस के साथ मिल करके। ओके, कोविड-19 के दौरान मॉरिशस में हमने वैक्सीन से यहाँ पर पहुँचाई, पहला बैच हमने यहाँ पर पहुँचाया, जिससे कि हमें कह सकते हैं कि वैक्सीन फ्रेंडशिप यहाँ पर आपकी बननी शुरू हुई। 200 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ने मॉरिशस ने हमें सेंड किए। ओके, तो ये हेल्प दोनों तरफ से यहाँ पर देखने के लिए मिली। उसके अलावा जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुए, इसके अंदर जॉइंटली हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मॉरिशस के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और इंडियन गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी। इसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल सर्विसेज कॉलेज यहाँ पर सेटअप किया जाएगा मॉरिशस के अंदर। उसके अलावा 8 मेगावाट का सोलर पावर जो प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पर आपका आपका और कह सकते हैं कि उसकी भी फाउंडेशन यहाँ पर रखी जाएगी। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सब चीज़ें यहाँ पर हुई। इसके अलावा एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया मॉरिशस के बीच, लाइन ऑफ क्रेडिट साइन हुआ है, $190 बिलियन का मेट्रो स्पेस प्रोजेक्ट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें देखो, ये कुछ नहीं याद रहने वाला, बस अपने मन से रखो कि हाँ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई सोलार या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो यहाँ पर लॉन्च करा ही होगा। ओके, ऐसी चीज़ें बस निगाह में रखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब रटना ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा मॉरिशस एंड इंडिया टाइज आर स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर बताया गया है कि द फैक्ट दैट मॉरिशस सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे ऑन मार्च 12, मॉरिशस का जो नेशनल डे है वो 12 मार्च को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी ने इस दिन साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये दिखाता है कि इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो उन्होंने अपना जो नेशनल डे है वो उस दिन रखा है जिस दिन गांधी जी ने इंडिया की स्वतंत्रता के लिए साल्ट सत्याग्रह यहाँ पर किया था। उसके अलावा मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ब्लू ओशन इकोनॉमी पर हम ध्यान देते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी हम मॉरिशस के साथ यहाँ पर चलाते हैं। ओके, उसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया इज़ ए पार्टनर इन मैनी प्रोजेक्ट्स, और 2016 में इंडिया हैज़ बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट, मॉरिशस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, बताइए। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा दिस बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर 2020, ये जो था। उसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट होगा पोर्ट लुइस से जो कि कैपिटल है मॉरिशस की, और इंडिया की हेल्प से ये चीज़ें शुरू होंगी।
100 बेड का ENT हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर बनेगा। ओके, उसके अलावा दावोस मीटिंग यहाँ पर हुई और उसके अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ग्लोबल मंच पर हमने कुछ बातें कहीं, वो सब बातें हमें यहाँ पर देखनी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर हर साल दावोस के अंदर मीटिंग होती है, 2-3 साल से वही कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रही है और इस बार भी यहाँ पर ऑनलाइन देखने के लिए मिली। ओके, तो कुछ चैलेंजेस हैं दुनिया के, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। ओके, और मोदी जी ने बात कही कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर आपकी बात की गई इनके बारे में। इंडिया ने कहा कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है और इसको ग्लोबल फार्मेसी यहाँ पर कहा जाता है। इंडिया में जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 50 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कंट्री के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर और IT मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। यूनिकॉर्न्स हम दुनिया में तीसरे नंबर पर रखते हैं। यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें मार्केट वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, ये मैं बात आपको कई बार बता चुका हूँ। इंडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है और अलग अलग कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, भूटान वगैरह ये सब डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी UPI ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड भी होने वाले हैं। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। ओके, जो मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरेक्शन की भी बात की गई, जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं उसमें सुधार किए गए, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हैं उसमें सुधार किए गए ताकि बाहर की कंपनीज आकर के इन्वेस्ट कर सकें। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर एडॉप्ट की जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बिछा रहे हैं। ओके, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यहाँ पर लॉन्च किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन ये सब शुरू किया गया। 2070 तक नेट इमिशन का टारगेट COP26 के अंदर हमने यहाँ पर कहा। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें सोलार अलायंस हमने रिलीज़ किया, हमारा खुद का इनिशिएटिव है, पूरी दुनिया में फैलाया। योगा हमने पूरी दुनिया में दिया, कोएलिशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हमने पूरी दुनिया में दिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी चल रही हैं, ये सब हम विश्व पटल पर इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो दावोस एजेंडा है क्या, ये बेसिकली 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो पहले नाम था वो था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ओके, इसका नाम चेंज किया गया 1987 के अंदर, और ये बेसिकली एक NGO है जो कि हर साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के अंदर दावोस में मीटिंग्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है और इसीलिए दावोस के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं दावोस एजेंडा। पहली बार जो मीटिंग है वो 1988 में हुई थी और इसका जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि जो ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, जो उन सबको यहाँ पर पूरा किया जाए। ओके, तो इसके अंदर करंट में जो बात यहाँ पर की गई वो बात की गई 2-3 चीज़ों के ऊपर। इन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन्होंने बात की सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्होंने बात की लाइफ प्रोग्राम की जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, इन्होंने बात की सस्टेनेबल और रेजिलिएंट लाइफ स्टाइल की, इन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने की बात की, इन्होंने मिशन लाइफ जिसके बारे में मैंने आपको बताया इसके सक्सेसफुल होने की यहाँ पर बात की, इन्होंने बात की P3 की यानी कि प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच की। तो इन सब के साथ इन्होंने डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, नेचर और कैपेबिलिटीज़ को साथ लेकर के चलने की बात की, ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल फ्यूचर की यहाँ पर बात की इन्होंने। ओके, तो ये सब ओवरऑल आइडिया यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि क्या क्या बातें इनके अंदर में हुई। उसके अलावा सेंट्रल जो एशिया है वहाँ की कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सब की स्ट्रेटजिक लोकेशन है। आप देख सकते हो कि चाइना को कंट्रोल करना हो तो इनकी मदद ली जा सकती है, रशिया इस समय एग्रेसिव है, उसकी जो है कंट्रोल करना उसको तो मदद ली जा सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 30 साल होने वाले हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इन कंट्रीज़ के साथ, और ये एक नए हाइट पर पहुँचे जब इंडिया ने खुद यहाँ पर आपकी एक नई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की सभी कंट्रीज़ के साथ। 27 जनवरी को इंडिया ने ही खुद ये इनिशिएटिव लिया कि एक मीटिंग सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में लॉन्च की जाए। ओके, तो सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ 1991 से हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे यहाँ पर होने शुरू हुए। इन सब कंट्रीज़ के साथ ये हमारा की लिंक प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली यूरोप से हमें जोड़ते हैं, हमें रशिया से यहाँ पर जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। बात यह है कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे कौन कौन से मेजर प्रोग्राम्स यहाँ पर चल रहे हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि तजाकिस्तान के अंदर हम फरखोर के अंदर एक मिलिट्री बेस यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, और इंडिया ऐसा करने वाला सिर्फ चौथा कंट्री है जिसने सेंट्रल एशिया के अंदर एक मिलिट्री बेस तैयार किया है। अभी तक US, रशिया और जर्मनी के पास ऐसे मिलिट्री बेस हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, अब इंडिया के पास भी इस तरीके का
बेस मिल जाएगा। मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के आपका इंडिया तक ये पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। अफगानिस्तान से होते हुए ये पाइपलाइन इंडिया के अंदर एंटर करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको यहाँ पर आपका फाइनेंस कर रहा है। इसमें जितना पैसा आएगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आएगा। ओके, उसके अलावा 1816 किलोमीटर का जो इसका सेक्शन होगा वो अफगानिस्तान से भी होकर आएगा, तो अफगानिस्तान भी एक स्ट्रेटजिक पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। इंडिया और कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम के ट्रेड की यहाँ पर बात है। कजाकिस्तान के अंदर यूरेनियम के भंडार हैं, उन सभी को हम यहाँ पर इंपोर्ट करने का काम कर सकते हैं, जिससे हम जो है अपनी न्यूक्लियर पावर को थोड़ा सा बढ़ा सकें। तजाकिस्तान ने अभी अभी रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो यहाँ पर बनाया है, तो ये दिखाता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी कितनी ज़्यादा है। तो हमारी कल्चरल हो या फिर अलग अलग तरीके की कोई भी पावर हो, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि सिर्फ सेंट्रल एशिया नहीं, पूरी दुनिया में हमारी ये पावर्स जो हैं वो फैली हुई हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, लाइक हमारा कॉमन कुछ कल्चर है। ओके, यूथ डेलीगेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि हम 100 मेंबर्स का यूथ डेलीगेशन जो है वो सेंट्रल एशिया से हर साल यहाँ पर विज़िट करता है। तो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज भी हम यहाँ पर करते हैं। बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ये सब बताता है कि हाँ भाई कुछ काम हो रहा है। ओके, उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरीज मिल जाएंगे और इनमें पहले हैं आपके बुद्धू भगत। ओके, ये जो है वो कोल रेवलियन जो कि 1857 की क्रांति से पहले सब विद्रोह यहाँ पर हुए, उनको इन्होंने यहाँ पर बेसिकली आर्किटेक्ट किया या फिर लीड किया हम कह सकते हैं। झारखंड में ये यहाँ पर पैदा हुए। कोल रेवलियन जो 1832 में यहाँ पर हुआ, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी लेकर के खड़े थे और काफ़ी साहस के साथ ये यहाँ पर लड़े। ओके, इन्होंने कई लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी यहाँ पर किया, और रांची है या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू के लोग हैं, सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया और इनजस्टिस के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ने का पूरा काम यहाँ पर किया। ओके, लेकिन होता बाद में वही है, जो आपके 1832 है वहाँ आपको ओपन फायर के ज़रिए इनको शहीद कर दिया जाता है, ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद एक लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स और मिल जाएंगे जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी बढ़ावा देते हैं, जिनका नाम है बलवंत राय मेहता, और इनसे आप यहाँ पर पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। ओके, बलवंत राय मेहता लॉस्ट हिज लाइफ, ये तब मरे जब इन पाकिस्तानी एयरफोर्स स्ट्राइक वाइल गोइंग टू द मीठापुर टू कच्छ। ओके, पाकिस्तानी एयरफोर्स स्ट्राइक के ज़रिए इनकी यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिली। 1865 में ये यहाँ पर मरे थे। 19 फरवरी को इनका बर्थ यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता जी थे वो सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे गुजरात के। मिडिल क्लास फैमिली में यहाँ पर जो है वो पैदा हुए थे, और कहाँ से कोई उपाधि ली तो ये सब आप यहाँ पर नहीं याद रख पाओगे। ओके, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भागीदारी ली। उसके अलावा जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें भी एक्टिव पार्ट यहाँ पर इन्होंने निभाया। 3 साल जेल में रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। 1957 द कमेटी फॉर्म्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप, इनकी चेयरमैनशिप में यहाँ पर आपकी कमेटी बनी और बात हुई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जाने लगी। 3 टायर का पंचायती राज सिस्टम इनके द्वारा यहाँ पर आपका वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने यहाँ पर दी। द सेम कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया कि जितना भी फुल कंट्रोल है वो लोकल बॉडीज़ को यहाँ पर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कंट्री का एक कह सकते हैं कि पिलर बन गया, और जल्द ही हमने इसको यहाँ पर लागू भी किया। तो इनको आर्किटेक्ट कहते हैं पंचायती राज सिस्टम का। जतेंद्र मोहन सेनगुप्त, इनको जो है वो देश प्रिय के नाम से जाना जाता है, और जो मज़दूर थे सब उनके साथ यहाँ पर लड़े ये। ओके, उनके साथ मिलकर के यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर लड़े। फिर वही कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया। ओके, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है वो 1931 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। वहीं पर ही इन्होंने एक इंग्लिश वुमेन थी जिनका नाम था नेली सेनगुप्ता, उनसे यहाँ पर शादी की, मतलब सेनगुप्ता बाद में लगा होगा, उनसे यहाँ पर इन्होंने शादी की। शादी के बाद आप देखेंगे कि जो नेली हैं उनको अपॉइंट भी किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद है मनीराम देवान, और मनीराम देवान जो हैं वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, असम से यहाँ पर आते थे। ओके, और पॉपुलरली जो है वो मनीराम देवन के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये असम से यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो इनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी
कह सकते हैं कि सॉन्ग भी यहाँ पर कंपोज हुए हैं। और कस्टडीज़ में गए, जेल्स में गए। दीवान हु फोर्ट द ब्रिटिश अलोंग विद द किंग ऑफ असम वाज हैंग्ड इन जोरहट जेल। जोरहट जेल के अंदर इनको यहाँ पर आप देखेंगे कि फांसी की सज़ा जो है वो दी गई। ओके, उसके अलावा आपको मिल जाएंगे कि रविशंकर महाराज जी हैं, जो कि सोशल वर्कर भी रहे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, सोशल रिफॉर्म्स किए, और बारदोली सत्याग्रह हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सभी में पार्टिसिपेट किया। इनके पिता एग्रीकल्चर का काम यहाँ पर किया करते थे, और ये जो है सिर्फ दिन में एक बार ही यहाँ पर खाना खाते थे, और बैकवर्ड लोग हैं, दलित हैं, उन सबको उभारने के लिए यहाँ पर काम किया। भूदान मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, विनोबा भावे जी के फॉलोअर थे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो इनको करोड़पति बेगर यहाँ पर कहा जाता था। इनके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत थी, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। डोनेशन में मिली, उनको यहाँ पर समाज के लिए जो है वो दिया। पोस्टल स्टाम्प भी हमने यहाँ पर शुरू किया 1984 में इनके लिए। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं द फेमस चंद्रशेखर आज़ाद, और इनको कौन नहीं जानता, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पर 2-3 पॉइंट ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे, और इसी के साथ आपकी जो मैगज़ीन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 50 मिनट की यहाँ पर आपकी ये मैगज़ीन जो है वो खिंच गई। ओके, उम्मीद नहीं थी, बट बजट के बहुत सारे प्रोविजंस इसके अंदर यहाँ पर कवर किए गए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।